वेलकम आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान, जहां आज हम लीज फाइनेंसिंग के बारे में करेंगे। लीज फाइनेंसिंग क्या है? एक तरह का कमर्शियल अरेंजमेंट है जो क्या है, दो पार्टी के बीच में होता है। इसमें क्या है, जो बिजनेस है जो उसके पास क्या है, कभी कभी फाइनेंस की क्या रहती है, कमी रहती है, तो दूसरी पार्टीज़ हैं जो हमारी अदर पार्टीज़, उन्हीं की जो असेट्स हैं उसको कुछ टाइम के लिए क्या है, इस्तेमाल करने का अधिकार लेता है। तो इसमें क्या करता है, जब वो उसको यूज़ करने का अधिकार लेगा तो कुछ टाइम टू टाइम पेमेंट करेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी असेट्स को कब इस्तेमाल करने के लिए देगा, जब उसको कुछ बेनिफिट होगा। इसलिए थोड़ी है कि अगर उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा वो ऐसे ही किसी को अपने इस्तेमाल करने के लिए देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसमें क्या है, हमारी दो पार्टीज़ होती हैं। इसमें एक तो लीज़र होता है, एक लीजी होता है। जो लीज़र है वो एक्चुअल ओनर है उस असेट्स का, जो क्या है यूज़ कर रहा है बिजनेसमैन। दूसरा है लीजी। लीजी कौन? वो व्यक्ति जो उसको यूज़ कर रहा है, यानी कि बिजनेसमैन के बारे में बात की गई है। जो उसको एक्चुअल में यूज़ कर रहा है वो क्या है, लीजी है, और जो इसका एक्चुअल ओनर है वो लीज़र है। तो इसमें क्या है, दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं। इसमें क्या होगा, एक लीज़र जाता है भाई लीजी के पास कि भाई मेरे को क्या है, अपनी असेट को आपको क्या है यूज़ करने का राइट देना है, लेकिन इसके लिए क्या करना है, हम दोनों मिलकर क्या करें, एक एग्रीमेंट करते हैं। ऐसे मैं आपको यूज़ करने के लिए नहीं दूंगा, एक एग्रीमेंट करता हूँ। जो लीज़र है वो उसको यूज़ करने का राइट कब देगा, जब वो क्या करेगा, उसको कुछ पे करेगा। जो पे किया जाता है वो क्या कहलाता है, रेंटल पेमेंट कहलाती है। रेंटल पेमेंट कहेंगे उसको, ठीक है। तो इसमें यही है कि जब वो उसको यूज़ करने का राइट देगा तो क्या कहलाएगा, ये कहेगा कि आप मुझे क्या दो, आप रेंटल पेमेंट दो, और जो रेंटल पेमेंट है वो क्या है, आपको पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग देनी होगी। इसके साथ साथ क्या है, जब एग्रीमेंट का जो टाइम डिसाइड किया गया है कि आप उसको 10 साल यूज़ करोगे, 5 साल करोगे, कितने भी साल यूज़ करोगे, जैसे ही वो टाइम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो आपका जो लीज एग्रीमेंट है वो क्या मान लिया जाएगा, ख़त्म मान लिया जाएगा। और अगर आप उसको फर्दर यूज़ करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से एग्रीमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, दोनों पार्टी हैं वो दोनों क्या होनी चाहिए, सहमत होनी चाहिए। उसके बाद ही क्या है, दोबारा से लीज़ का जो एग्रीमेंट है वो किया जा सकता है। इसमें क्या होगा कि पहला ये बता रखा है कि जो असेट्स यूज़ करने वाले हैं, जो उसका यूज़र है, ये पीरियोडिक पेमेंट का मतलब क्या, पीरियड के अकॉर्डिंग पेमेंट। आप मंथली पेमेंट कर रहे हैं या ईयरली कर रहे हैं, कैसे भी पेमेंट कर रहे हैं, जैसे एग्रीमेंट में आपने बताया है, वो क्या कहलाएगी, पीरियोडिक पेमेंट कहलाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, रेंटल पेमेंट भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसमें यही बताया कि जो लीज़र होता है वो क्या है, एसेट्स का एक्चुअल ओनर होता है। इसके साथ साथ जो लीजी है वो सिर्फ क्या करता है, इसको यूज़ करता है, वो तो उसको क्या कहेंगे, लीजी कहेंगे। अब बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया में क्या है, जो ये कंसेप्ट है बिल्कुल न्यू था 1973 से पहले। तो क्या है, इसमें 1973 के बाद इसको क्या है माना गया है कि यहाँ फर्स्ट टाइम क्या आया था, लीज का कंसेप्ट आया था। तो जो चिदम्बरम ग्रुप है वो फर्स्ट टाइम इसको लेके आया था। जो चिदम्बरम ग्रुप है उसने क्या किया था, एक तरह की लीजिंग की अपनी इंडस्ट्री खोली थी, जिसमें वो इक्विपमेंट को क्या कर रहा था, लीज पर लोगों को यूज़ करने के लिए दे रहा था। तो उसकी जो मेन एक्टिविटी थी वो यही थी कि लीज पर अपनी जो इक्विपमेंट है वो दूसरों को दे और पीरियोडिकल पेमेंट क्या है, कलेक्ट करे। तो यही है कि इसमें क्या था, जो इंडस्ट्री थी वो क्या करती थी, इक्विपमेंट को यूज़ करने का दूसरों को राइट देती थी। तो इसकी मेन एक्टिविटी ये थी। इसके साथ साथ अब ये बात तो सही है कि लीज़र है, लीजी है, इनको क्या क्या बेनिफिट होता है लीज़ का करने पर। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लीजी के बारे में, जो उसको यूज़ कर रहा है उसको क्या बेनिफिट होता है। तो इसमें क्या है, अगर लीज़र यूज़ कर रहा है तो उसको यही है कि इनिशियल कैश फ्लो कम होगा, इनिशियल आउटले वो कम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मान के चलो कोई नई बिजनेस है उसने एस्टैब्लिश की, फाइनेंस तो पता ही है स्टार्टिंग में क्या रहता है, हमारे पास कम रहता है। अगर वो सारे पैसे कहाँ लगा देगा, फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट कर देगा, तो उसको आगे कैसे चलाएगा। उसके लिए भी उसको क्या है, कुछ पैसे चाहिए रेगुलर अपना काम करने के लिए। अगर मान लो सारा ही पैसा वो क्या कर दे, फिक्स असेट्स में डाल दे, तो ये थोड़ी है कि आने वाले फ्यूचर में उसको बेनिफिट होगा, नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि कंपनी को कई बार बंद भी करना पड़ जाए। तो इसमें यही है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसके लिए बेनिफिशियल, अगर आपके पास कम है इनिशियल जो हमारी पेमेंट है या इनिशियल फाइनेंस आपके पास कम है, तो आप क्या करें, लीज़ का इस्तेमाल करें। तो ये सही है। इसके साथ मिनिमम
डिले, यानी कि क्या है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको क्या है, किसी की भी दूसरे लोगों की पेमेंट करने में डिले नहीं होगा। दूसरे यानी कि शॉर्ट टर्म आप किसी को पेमेंट करना चाह रहे हैं तो इजीली उसकी पेमेंट कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये एक तरह का क्या है, इजीली क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्स लगा के चलें। आपको पास फाइनेंस नहीं है लेकिन आपको वो इस्तेमाल करने के लिए चाहिए मशीन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ख़रीदना पड़ेगा या लीज़ पर लेना पड़ेगा। तो आपके लिए क्या है, अगर आपके पास फाइनेंस कम है तो आपके लिए बेनिफिशियल यही रहेगा कि आप क्या करें, उसको लीज़ पर उठा लें और फिर उसको इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ ऑब्सोलेंस की जो है, यानी कि ये लगा लो कि टेक्निक है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी। तो ये तो है ही कि एक टाइम के बाद वो क्या हो जाए, मतलब बाज़ार से बाहर हो जाए, एप्रचलन में आ जाए। इसी वजह से क्या है, कई बार हमें जो इसका रिस्क है वो कम करने के लिए भी क्या करना पड़ता है, लीज़ का यूज़ करना पड़ता है। इसके बाद क्या है, फ्लैक्सिबल है। जब आपको लगे कि टेक्निक चेंज हो रही है तो आप उसको हटाकर दूसरी मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या है, इजीली चेंज कर सकते हैं अपनी मशीनों के अंदर, क्योंकि वो आपकी है नहीं। आपने एग्रीमेंट किया, जैसे ही एग्रीमेंट की जो डेट है ख़त्म हुई, आप न्यू मशीन उसके लीज़ पर ले सकती हैं, तो आसान रहता है। इसके साथ साथ क्या है, लीजर एडमिनिस्ट्रेटिव और मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो कम आती है। आपकी क्या है, एसेट्स नहीं है तो आपको मेंटेनेंस करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती जैसा कि एक्चुअल ओनर को पड़ती है। उसको इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, उसको प्रॉपर मेंटेन रखना पड़ता है। लेकिन इसमें भी क्या है, आपको अलग अलग 2-3 तरह के आपको क्या मिलेंगी, लीज़ के टाइप मिलेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो राइट है वो चेंज होता चला जाएगा, जिसको हम आने वाली क्लास में समझाएंगे। इसके साथ साथ एनहांस लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि आपकी लिक्विडिटी को एनहांस करता है। आपके पास प्रॉपर कैश पड़ा रहेगा, क्योंकि क्या है, अगर आपने उसको परचेज़ नहीं किया तो कैश आपके पास प्रॉपर है। आपको कभी भी किसी की पेमेंट करनी हो, आप इजीली क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ लीज़ी की कुछ लिमिटेशन भी होती हैं। कंपल्शन रहता है। कंपल्शन का मतलब क्या है, अगर आपने एक बार लीज़ ले लिया, एग्रीमेंट ले लिया, जब तक वो डेट नहीं आती आपको क्या है, उसको यूज़ करना पड़ेगा और पीरियोडिकल पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे आप बिज़नेस बंद क्यों ना कर दें। तो इसमें यह है कि कंपल्शन रहता है। जो फाइनेंशियल लीज़ है वो नॉन कैंसिलेबल होती है। इसको हम आगे टाइप में करेंगे तो पता चलेगा ऑपरेशनल और फाइनेंशियल लीज़ के बारे में। तो अभी हम ये कर लेते हैं कि कई ऐसी लीज़ हैं जिसको क्या है, कैंसिल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। इसके साथ साथ ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती तो क्या है, आप उसको जो मॉडिफाई करना है, उसमें कोई चेंज करना है, आपको बेचना है, कुछ भी करना है तो आप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ओनर से बात करनी पड़ेगी कि क्या मैं इसको रिपेयर करवा सकूँ या इसमें मॉडिफाई करवा सकूँ, कुछ भी। इसके साथ साथ इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। इसको बैलेंस शीट में इसलिए नहीं दिखाया जाता क्योंकि हमारी असेट्स नहीं है, तो इसको इसी वजह से क्या करते हैं, हम बैलेंस शीट में राइट डाउन नहीं करते, सिर्फ इसको अलग से शो करते हैं। इसके साथ साथ अब बात करें लीज़र की। लीज़र कौन, ओनर, जो एक्चुअल ओनर है उस असेट्स का। तो इसमें एडवांटेज क्या क्या लेता है वो, अपनी असेट्स को किसी दूसरे को यूज़ करने के लिए। तो रेगुलर इनकम होती है, ये बात तो सही है कि अगर उसने अपनी जो असेट्स है किसी को दे दी, यूज़ करने के बाद उसको क्या पीरियोडिकल पेमेंट रिसीव होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो उसको यूज़ करे, जो बिजनेसमैन है करे या ना करे, लेकिन उसको पीरियोडिकल पेमेंट क्या है, देनी पड़ेगी, जो हमारा लीज़र है उसको। इसके साथ साथ ओनरशिप तो हमेशा उसकी बनी रहेगी, क्योंकि असेट्स उसकी है, उसने सिर्फ क्या है, यूज़ करने का राइट दिया है, ओनरशिप उसको ट्रांसफ़र नहीं की। इसीलिए क्या है, प्रिवेंशन ऑफ ओनरशिप रहती है। रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि वो इस तरह पीरियोडिकल रेंटल वैल्यू क्या करता है, डिसाइड करता है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो रिसीव हो, उसके साथ साथ क्या है, उसको प्रॉफिट भी मिलता रहे। इसी वजह से क्या है, उसकी जो वैल्यू है, रेंटल वैल्यू, वो थोड़ी हाई रखता है ताकि जल्दी जल्दी क्या कर सके, अपनी इनिशियल वैल्यू को प्राप्त कर सके। इसके बाद है लीज़र की डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज उसको फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि ओनर है एक्चुअल, और उसके साथ साथ क्या है, उसको ये भी तो देखना पड़ेगा कि जो इन्फ्लेशन है, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं उसकी असेट से, या
या फिर उसके लिए बेनिफिशियल लीज है या नहीं, वो उसको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा टाइम टू टाइम। इसमें क्या है, सबसे पहले अनप्रॉफिटेबल इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। मान लो इन्फ्लेशन आ जाता है, उसने रेट क्या कर रखी है, कम डिसाइड कर रखी है, यानी कि रेंटल वैल्यू मान के चलो 10,000 डिसाइड किया, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से क्या है, वैल्यू इंक्रीज होना शुरू कर दिया, तो अब क्या करेगा, रेंटल वैल्यू तो उसको उतनी ही मिलेगी जितनी उसने डिसाइड की है। तो इसी वजह से क्या है, इन्फ्लेशन की वजह से भी कभी क्या हो जाता है, उसको प्रॉफिट कम मिलता है। इसके साथ साथ क्या है, डैमेज का चांस ज़्यादा रहता है। डैमेज का चांस क्यों ज़्यादा रहता है, अब हमें इतना तो पता ही है कि जो व्यक्ति उसका एक्चुअल में ओनर नहीं है, तो क्या वो उसको सही से इस्तेमाल करेगा, नहीं करेगा। तो इसमें यही कहा गया है कि एक्चुअल में क्या है, जब वो उसको लीज पर देता है तो उसको ये खतरा बना रहता है कि क्या वो मेरी जो असेट्स है उसको सही से यूज़ करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या है, उसको एग्रीमेंट में ही बताना पड़ेगा अपने कि क्या करे, कि कैसे उसका मेंटेन करना है, कैसे कैसे उसको रिपेयर कराना है। तो इसमें यही हमें याद रखना है अभी तो, कि जो हमारा लीज़र है उसको हमेशा क्या रहता है, शक रहता है कि जो लीजी है वो क्या है, उसको एक्चुअल में सही से इस्तेमाल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसमें यही आज हम कर रहे हैं कि एक्चुअल में लीज़ है क्या, और उसका बेनिफिट किस किस को कैसे कैसे रूप में मिलता है, और क्या क्या लॉस होते हैं दोनों पार्टी को। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके साथ साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।